एंड वैल्यूज फॉर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा एंड गैमा पार्टिकल्स ऑल्सो, रेडिएशन। तो अल्फा बीटा गैमा के बारे में काफी सारी चीजें लिखी हुई हैं, कुछ मिसिंग्स भी हैं, तो जो मिसिंग है वो आपने कंप्लीट करनी है। अब आप देखो, अल्फा में लिखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी दो होंगे, बिल्कुल सही। ठीक है। और बीटा पर अगर हम आए तो बीटा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? उसमें प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे, ये आपने सोच के बताना है अब। क्योंकि किसी ने वन लिखा है, फिर जीरो लिखा है। हाँ, तो इसमें जीरो होंगे। ठीक है। बीटा के बारे में हमने पढ़ा था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन खुद एक अलग सा पार्टिकल है, तो उसमें अलग से कोई प्रोटॉन्स हो नहीं सकते। और उसका चार्ज जो होगा वो -1.6 इसके इक्वल होगा। ठीक है। क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन आता है ना, हमने यहाँ लिखा था एक इलेक्ट्रॉन आता है इसमें, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो यही होती है। और इसमें दो प्रोटॉन है, तो दो की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो ये बनेगी 3.2। ठीक है। अभी हमने बल्कि जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने डिवाइड भी किया था, तो आंसर 2 आया था। और गैमा की बात करें तो इसमें न्यूट्रॉन्स भी नहीं होते, इसका चार्ज भी कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। और स्टॉप्ड बाय लेड से आप इसे स्टॉप कर सकते हो। ठीक है। तो ये जर्नल प्रॉपर्टीज हो गई। उसके अलावा आपने बताने स्टेट हाउ बीटा डिके चेंजेस द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब यहाँ पर आपने बीटा डिके बताना है। ठीक है। कि बीटा डिके होने के बाद जो है वो आपके पास न्यूक्लियस में कैसा चेंज आता है। ठीक है। आपने लिखा कि गेन अ प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन गेन कर लेगा, और आप क्या लिख सकते हो कि क्या क्या चेंज आता है इसमें, या किस तरह का चेंज आता है बीटा डिके के बाद, ये आपने बताना है। न्यूट्रॉन कन्वर्टेड टू प्रोटॉन। ठीक है। तो इसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि न्यूट्रॉन जो होता है, डिके का मतलब ये होता है कि जो रेडिएशंस की बात हम कर रहे थे, रेडियो एक्टिविटी, तो उसमें होता है यही कि एलिमेंट का मास जो है वो थोड़ा थोड़ा करके जो है वो उसमें से अलग होना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिके। ठीक है। डिके मतलब डिक्रीज होना, कम होना। तो डिके जो है वर्ड वहीं से ड्राइव किया है। ठीक है। और जो आपने आंसर्स दिए वो बिल्कुल सही है। बीटा डिके में हमने डिस्कस किए थे कि बीटा डिके की जो इक्वेशन थी, ये वाली लिखी हुई है। तो इसमें हमने डिस्कस किया था कि न्यूट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। या अगर आप ऐसा नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो कि एक प्रोटॉन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है इसमें। ठीक है। तो आपकी चॉइस, आप जैसे चाहो लिख सकते हो। मतलब हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस हैज वन लेस न्यूट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में, तो एक प्रोटॉन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, एंड वन मोर प्रोटॉन। ठीक है। तो वही बात हो गई कि न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, और उसकी वजह से एक न्यूट्रॉन कम मिल रहा है हमें और एक प्रोटॉन ज्यादा मिल रहा है हमें। ठीक है। उसके बाद ये डिके प्रोसेस उन्होंने दिया है हाफ लाइफ से रिलेटेड। इसमें हम देखते हैं कि क्या करना है। अ रेडिएशन डिटेक्टर यूज्ड इन लेबोरेटरी डिटेक्ट्स अ बैकग्राउंड काउंट rate of 30 counts per minute. A radioactive source is placed in front of the radiation detector. The initial reading on the detector is 550 counts per minute, and the half-life of the source is 25 minutes. अब उन्होंने कहा है कि हाफ लाइफ जो वैल्यू है वो है 30 काउंट्स पर मिनट, और उसके अलावा
इनिशियल रीडिंग जो है वो 550 काउंट्स पर मिनट है, और हाफ लाइफ का जो टाइम है वो 25 मिनट्स का है। ठीक है। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑन द डिटेक्टर आफ्टर 75 मिनट्स। तो एक्सपेक्टेड आपने वैल्यू इसमें बतानी है आफ्टर 75 मिनट्स कितनी होगी। अच्छा, इन्होंने बैकग्राउंड रीडिंग भी आपको बता दी, मतलब बैकग्राउंड में जो रेडिएशन है उनकी वैल्यू है 30। ठीक है। तो ये वो रीडिंग है जो हर वक्त रहेगी आपकी वैल्यू में, इसमें चेंज नहीं आएगा। और डिटेक्टर ने जो डिटेक्ट की है रीडिंग वो 550 डिटेक्ट की है। ठीक है, इनिशियल रीडिंग। और हाफ लाइफ जो है एलिमेंट की वो 25 मिनट्स की है। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि बैकग्राउंड रीडिंग को इसमें से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आप ये करोगे कि रेडिएशन ड्यू टू सोर्स। तो सोर्स की अगर सिर्फ बात करें, बैकग्राउंड रेडिएशन को हटा दें, तो 550 माइनस 30। क्योंकि 30 तो बैकग्राउंड है, वो तो आपको लिखना ही नहीं है, आप सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हो। तो हो जाएगा 520 काउंट्स पर मिनट। ठीक है। तो 520 काउंट्स पर मिनट जो है ये एक्चुअल वैल्यू है इसकी। और इसमें जो है वो बैकग्राउंड रेडिएशंस अब इंक्लूड नहीं है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि हाफ लाइफ जो है वो 25 मिनट्स की है। और उसमें उन्होंने पूछा कि 75 मिनट्स बाद जो है वो रीडिंग डिटेक्टर की क्या होगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप सवाल गौर से देखना, उन्होंने कहा है कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑन द डिटेक्टर आफ्टर 75 मिनट्स। अब डिटेक्टर को नहीं पता होता है कि बैकग्राउंड इसमें से कौन सी है और एलिमेंट्स की रीडिंग कौन सी है। वो सब कैलकुलेट करके बता देता है आपको। ठीक है, क्योंकि उसको बैकग्राउंड की जो रेडिएशन मिल रही है उसका काम रेडिएशन नोट करना है, वो रेडिएशन कहाँ से आ रही है। तो ये वो आपको अलग से नहीं बताता, ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसमें से अलग करना है आपने। तो पहले तो हमने इसमें से बैकग्राउंड रेडिएशन को अलग कर दिया। अब 75 मिनट्स का मतलब ये कि यहाँ पर आपको अगर डिवाइड कर दो आप इसे 25 से, तो आंसर आएगा 3। इसका मतलब ये कि 75 मिनट्स में कितनी हाफ लाइफ हो जाएंगी, 3। ठीक है। क्योंकि 25 मिनट्स के टाइम में एक हाफ लाइफ हो रही है, इसको डबल करेंगे 50, तो यानी 2 हाफ लाइफ, फिर एक और बार 25 ऐड करेंगे तो तीसरी 75, तो 3 हाफ लाइफ हो जाएंगी। ठीक है। तो इसका मतलब है 75 मिनट्स में 3 हाफ लाइफ होंगी। और 3 हाफ लाइफ का मतलब ये कि आपने इस क्वांटिटी को 3 बार डिवाइड करवाना है 2 से। ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि फर्स्ट हाफ लाइफ 520 डिवाइडेड बाय 2, 260। उसके बाद सेकेंड हाफ लाइफ 130। उसके बाद थर्ड हाफ लाइफ 765। तो 3 हाफ लाइफ के बाद आपके पास ये वैल्यू बच रही है। ठीक है। 2 इसलिए क्योंकि हाफ करना है। हाफ का मतलब यही होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसलिए 2 से डिवाइड होता है हमेशा। हाफ का मतलब यही है। ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 65। ठीक है। तो अगर सोर्स की अब हम बात करें सिर्फ, तो सोर्स ने जो आपको वैल्यू दी
सोर्स वैल्यू आफ्टर 3 हाफ लाइफ Y है 65। लेकिन मसला ये कि डिटेक्टर को तो नहीं पता कि इसमें से बैकग्राउंड कौन सी थी और सोर्स की कौन सी थी, वो तो सब बताएगा। तो अब आपने फाइनल स्टेप में क्या करना है कि इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन को ऐड कर दो आप। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ बैकग्राउंड रेडिएशन पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि वो तो हमारे सराउंडिंग में हर वक्त है। ठीक है, हाफ लाइफ जो होती है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की होती है, तो इसलिए इसमें से पहले माइनस करवाया जाता है, ताकि आपके पास वो जो बैकग्राउंड की वैल्यू है वो अलग हो जाए, वरना फिर आंसर गलत आएगा हमेशा। तो अब आप इसमें क्या करोगे कि टोटल जो रीडिंग आपको डिटेक्टर में मिलेगी, टोटल वैल्यू या टोटल रीडिंग, बल्कि हम इसे रीडिंग ही लिख देते हैं सिंपल। तो रीडिंग ऑन डिटेक्टर, डिटेक्टर रीड करेगा 65 + 30, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड को भी काउंट कर रहा होगा, तो वो टोटल रीडिंग नोट करेगा 95। सही है, तो 95 आंसर होगा आपके पास। तो बहुत सिंपल होता है। पहले माइनस इसलिए कि आप बैकग्राउंड रेडिएशन, क्योंकि हाफ लाइफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट की होती है, वो बैकग्राउंड रेडिएशंस की नहीं होती। ठीक है, पहले उसे माइनस करवा दिया ताकि हमारे पास सिर्फ सोर्स की वैल्यू आ जाए। जब सोर्स की वैल्यू आ गई तो उसके बाद हमने क्या किया नेक्स्ट, आपने फिर उसकी हाफ लाइफ फाइंड आउट की 75 मिनट्स के अकॉर्डिंगली। 75 मिनट्स के अकॉर्डिंगली आपको ये पता चला कि यहाँ पर तो 3 हाफ लाइफ होनी है, तो हमने 3 हाफ लाइफ करवाई, और फिर उसके बाद दोबारा से उसमें बैकग्राउंड रेडिएशन को ऐड कर दिया। ठीक है, ताकि जो आपके पास डिटेक्टर है वो तो पूरी रीडिंग नोट करके बताएगा, तो वो आपको पूरी रीडिंग उसने नोट करके दिखा दी कि 95 होगी आफ्टर 75 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपके पास मेथड होता है कैलकुलेट करने का। और उसके बाद लास्ट पार्ट तो बेसिक ही है, उसमें तो बस आपने वही प्रिकॉशंस लिखने लास्ट टाइम की तरह। तो लास्ट टाइम में भी हमने प्रिकॉशंस देखे थे कि लिमिट टाइम ऑफ एक्सपोजर कम होना चाहिए, उसको शॉर्ट रखो, आपने लेड बॉक्स में रखना है, डिस्टेंस रखना है उस मटेरियल से, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा।